हाय एवरीवन, सभी का वेलकम है अगेन वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास को शुरू करेंगे द हिंदू के सेकंड एडिटोरियल से, जो कि लिखा गया है इंडियन साइंस कांग्रेस नाम की इस साइंस फेयर पे। साइंस फेयर क्या होता है? विज्ञान मेला। हर साल ये करवाया जाता है भारत सरकार के द्वारा और इसके जरिए विज्ञान को यानी साइंस को प्रमोट किया जाता है। लेकिन पिछले 8, 10, 12 सालों से इसकी हालत बहुत ख़राब है और इसके पीछे के रीजंस आप इस आर्टिकल में देखेंगे। साइंस से और एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल है। हर इंडियन को इस इशू के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। आर्टिकल को शुरू करेंगे अपने क्विज के साथ में। जो भी इस क्लास में आप सीखेंगे इस क्विज पे आप अप्लाई करेंगे हर रोज़ की तरह, और आपको 10 में से 11 मार्क्स मिलने चाहिए। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, हर एस्पेक्ट को आप यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। तो क्विज को तो क्लास के लास्ट में देखेंगे, अभी क्लास पे फोकस करते हैं, फिर क्विज को देखा जाएगा। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी अपॉर्चून पॉज। देखिए, पॉज का मतलब होता है ब्रेक, विराम। अपॉर्चून का मतलब होता है जिसमें अपॉर्चुनिटी हो, जिसमें मौका हो। कह रहा है आपको एक ब्रेक मिला है, थोड़ा सा रेस्ट मिला है। जो अपॉर्चुन है इसमें अपॉर्चुनिटी है। इस रेस्ट में फ़ायदा उठाओ अपॉर्चुनिटी का। इस रेस्ट को सही तरीके से यूज़ करो। समझ गए? अब ये रेस्ट क्यों मिला है, अपॉर्चुनिटी कहाँ से है, वो भी आगे देख लेना। अपॉर्चून वर्ड बना है अपॉर्चुनिटी नाम के नाउन से। चलिए टाइटल पैराग्राफ। कह रहा है अनसर्टेनिटी ओवर द साइंस कांग्रेसेस स्केड्यूल इज अ चांस टू इवेल्युएट इट। कह रहा है जो अनसर्टेनिटी है, सर्टेनिटी यानी निश्चितता, अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता। कह रहा है जो अनिश्चितता है, जो डाउट्स हैं, और किस चीज़ को लेकर के भाई? साइंस कांग्रेस के शेड्यूल को लेकर के। जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक साइंस फेयर है, हर साल होता है। तो इस साल इसका शेड्यूल बन नहीं रहा। कहाँ होगा, कब होगा, कौन करवाएगा, कुछ फिक्स या फाइनल नहीं हो पा रहा। कह रहे जो भी अनसर्टेनिटी है ना, ये एक मौका है, चांस है, अपॉर्चुनिटी है भारत सरकार के लिए। और क्या करने की? कि आप इस फेयर को, इस कांग्रेस को जो है इवेल्युएट करें, इसका जायजा लें, इसको अप्राइजल करें। आप चेक करें कि ये कांग्रेस, ये शेड्यूल, ये जो मतलब पूरा फेयर है, ये कितना रेलिवेंट है आज के वक्त के हिसाब से। कहीं ऐसा तो नहीं है 100 साल से करवा रहे हो तो आगे भी 200 साल ऐसे ही करवाते रहोगे पुराने ढर्रे पे चलते हुए। तो अनसर्टेनिटी का इस्तेमाल करना है भारत सरकार को और चेक करना है कि इस कांग्रेस में, साइंस फेयर में क्या क्या चीज़ें बदली जा सकती हैं। अनसर्टेनिटी आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। इवेल्युएट करना यानी किसी चीज़ का जायजा लेना। ये वर्ड बना है वैल्यू से। जब आप किसी चीज़ की वैल्यू लगाते हैं ना, देखते हैं उसमें कितना अच्छा है, क्या बुरा है ना, उसको बोलते हैं इवेल्युएट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे। सारे वर्ड्स एक साथ देख लो ताकि स्मूथली पढ़ सको। और ज़रूर से इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए। क्लास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से देना। साथ ही वाई टी ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में। फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए वोकैब शीट अपनी आज की 5 वर्ड्स हैं। नैरेटिव से शुरू करेंगे। नैरेटिव का मतलब होता है एक स्टोरी जो किसी मुद्दे को, बात को लेकर के की जाए। ठीक है? अगर कोई पॉलिटिशियन आपको कहानी सुनाता है कि देश तरक्की करेगा, मुझे वोट दो, इसके बाद ऐसा होगा, तो ये उसका नैरेटिव है ना। वो एक स्टोरी सुना रहा है, जरूरी नहीं है वो स्टोरी सही है गलत है, बस उसकी स्टोरी है, उसका नैरेटिव है। रशियाज नैरेटिव टू जस्टिफाई इट्स अटैक ऑन यूक्रेन हैज बिन दैट द प्रेजेंस ऑफ नेटो ऑन इट्स बॉर्डर्स वॉज एन अटैक ऑन रशियाज सोवर्निटी। रशिया की जो कहानी है, नैरेटिव है, सही ठहराने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए इसके हमले को यूक्रेन पे, वो ये रही है, हैज़ बिन दैट, वो ये कि जो प्रेजेंस थी, मौजूदगी थी नेटो की रशिया के बॉर्डर पे, वो एक अटैक था, हमला था रशिया की सोवर्निटी पे, आज़ादी पे, इंडिपेंडेंस पे। तो ये रशिया की कहानी है। रशिया ये कहता आया है कि हमने हमला नहीं किया, नेटो हमारे बॉर्डर पे आया था तो हमें
सेल्फ डिफेंस पे जो है ना यूक्रेन पे हमला करना पड़ा। समझ गए? चलिए, इसको स्टोरी टेल या सागा भी बोलते हैं। यू विल सी द वर्ड नैरेटिव इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड अपने पास डेट्रीमेंटल। आपने वो सिगरेट के पैकेट्स पे सुना होगा या देखा होगा, इंजूरियस वर्ड लिखा होता है। स्मोकिंग सिगरेट्स इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। तो डेलेटेरियस, इंजूरियस, हार्मफुल, परनीशियस, डेट्रीमेंटल सभी का मतलब होता है नुकसानदेह, और इन सभी के बाद में टू प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर योर हेल्थ नहीं, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। समझ पाए ना? ये टू पे मैं क्यों जोड़ दे रहा हूं? ये फिक्स प्रेपोजिशनल फेयर है ना, पेयर है ये। आप देखोगे आप इसको अपने सेंटेंसेस के अंदर। एक्सेसिव इन्फ्लेशन इज ऑलवेज डेट्रीमेंटल टू द ओवरऑल इकॉनमी। जरूरत से ज़्यादा महंगाई हमेशा नुकसानदेह होती है अर्थव्यवस्था के लिए ओवरऑल। डेट्रीमेंटल टू लिखा गया है, अगेन याद रखें, इस टू को बिल्कुल भी मिस नहीं करना इन सभी वर्ड्स के बाद। जिसके लिए भी नुकसानदेह हो उसको टू लगा के बताना है। चलिए, अगला वर्ड है आपके लिए नया, ओरेक्युलर। ध्यान से समझना, एक बार में समझ आ जाएगा। ये वर्ड बना है ओरेकल से, ठीक है? ओरेकल कौन होता है जी? ज्योतिषी, प्रॉफिट, ऐसा आदमी जो आने वाले फ्यूचर के बारे में कुछ आपको बता सके, अंदेशा दे सके। ओरेकुलर हर वो चीज़ है जिसमें ओरेकल की यानी ज्योतिषी की कुछ गुण हैं। अगर मैं आपसे कोई ऐसी बात बोलूं जिसमें कोई हिडन मैसेज हो फ्यूचर के लिए, आपको कुछ ऐसा समझ में आए कि ये मुझे कुछ आगे का बताने की कोशिश कर रहा है, तो वो बात जो है, स्टेटमेंट जो है, ओरेकुलर हो जाएगी। समझ पाए? ओरेकल से बना दिया ओरेकुलर, समथिंग विद अ हिडन मीनिंग और हिडन मैसेज फॉर फ्यूचर। गोल्ड प्राइसेस स्काई रॉकेटेड आफ्टर द WHO मेड एन ओरेकुलर सजेशन टू इम्पोज लॉकडाउन्स। सोने के दाम जो है स्काई रॉकेट कर गए। स्काई रॉकेट मतलब आसमान चढ़ जाना, रॉकेट लगा करके स्काई में चले जाना। सोने के दाम स्काई में चले गए यानी बहुत ऊंचे हो गए जब WHO ने एक ओरेकुलर सा सजेशन दिया लॉकडाउन्स इंपोज करने का। अब उस सजेशन में क्या, बहुत सारे हिडन मैसेजेस थे। लॉकडाउन लगाने का मतलब क्या है? वायरस बहुत तेजी से फैलेगा, लोगों की डेथ भी हो सकती है, पैंडेमिक लंबी चलेगी, है ना? तो ये ओरेकुलर सजेशन था। इस सजेशन के अंदर कई सारे हिडन मैसेजेस थे। एनिग्मेटिक भी बोलते हैं इसको, जिस चीज़ में कुछ पजल हो, कुछ हिडन हो, कुछ समझ गए ना, उस तरह का हो। ये नए वर्ड्स हैं आपके लिए, आज आप इनको देख रहे हो, बार बार जब देखोगे तो दिमाग में बैठेंगे। अभी एक सिंपल आइडिया आपको मैंने दे दिया। अगली फ्रेजल वर्ब है रूट फोर। ये भी नहीं है आपके लिए। रूट फोर का मतलब होता है, देखिए रूट क्या होती है? जड़। और जब आप किसी की जड़ बन जाओ, अगर आप किसी की जड़ का बनने का काम करो तो आप उस आदमी को मजबूत कर रहे हैं। अगर मैं आपकी जड़ बन जाऊं, आपका अंग्रेजी में आपकी जड़ बन जाऊं, तो आपकी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना? एग्जाम आप प्यार से निकाल ही लोगे। तो रूट फोर करना यानी किसी को सपोर्ट करना, किसी की साइड लेना, किसी की जड़ बन जाना। पेरेंट्स वर रूटिंग फॉर देयर चिल्ड्रन रनिंग इन द रेस। पेरेंट्स जो है रूट फोर कर रहे थे अपने बच्चों के लिए, सपोर्ट कर रहे थे अपने बच्चों को, चीयर कर रहे थे। वो बच्चे जो रेस में रन कर रहे थे, दौड़ रहे थे। सपोर्ट या चेयर इसके कॉमन सिनोनिम्स हैं। यूल सी द वर्ड रूट फॉर फ्रेजल वर्ब इन द आर्टिकल टुडे। जड़ से, रूट से जोड़ के रखोगे तो याद रहेगी। लास्ट वर्ड आज का एम्बेलिश। देखिए, बेल क्या होती है? घंटी। जानवर को अगर तैयार करते हुए आपने देखा हो तो उसकी घंटियां लगाते हैं कानों में, नाक में, गले में, है ना? डेकोरेट करने के लिए आप घंटियों का इस्तेमाल करते हैं। घरों में भी घंटियां लगेंगी। आज आप चर्च जाओगे तो चर्च में भी आपको बेल्स मिलेंगी, छोटी छोटी, ट्री के पास में, क्रिसमस ट्री के पास में। तो बेल्स क्या है? बेल एक डेकोरेशन का मतलब डेकोरेशन की चीज़ है। एम्बेलिश वर्ब जो है ना अंग्रेजी में, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को डेकोरेट करना। घंटियां बांधने की जरूरत नहीं है। घंटी जो बेल है वो डेकोरेशन के काम आने वाली चीज़ है, इसलिए एम्बेलिश वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को सजाना। पीपल टेंड टू एम्बेलिश देयर सक्सेस स्टोरीज। लोग हमेशा इस आदत में होते हैं, टेंड टू करते हैं कि वो सजा धजा करके बताएं अपनी सक्सेस की स्टोरीज को। और क्यों? टू इम्प्रेस अदर्स विद देयर अचीवमेंट्स। दूसरे लोगों को इंप्रेस करने के लिए अपनी अचीवमेंट्स के सहारे। समझ गए ना? किसी चीज़ को थोड़ा सा वो कर देना। अब देखो, एम्बेलिश को अडोन करना, ऑर्नामेंट करना, ग्रेस करना, ब्यूटीफाई करना, एग्रेंडाइज करना, इन सभी वर्ड से बताया जाता है। एग्रेंडाइज में आप चीज़ों को ग्रैंड करके बता रहे हैं, बड़ा करके बता रहे हैं। समझ पाए ना? बात तो छोटी थी लेकिन आपने उसको बढ़ा चढ़ा के, सजा धजा के एग्रेंडाइज कर दिया, बड़ा बना दिया। आज आप एक ऑर्नामेंटल नाम का एडजेक्टिव आर्टिकल में देखेंगे। ऑर्नामेंट मतलब होता है गहना, ऑर्नामेंटल मतलब गहनों से सजा हुआ, है ना? एम्बेलिश्ड, ऑर्नामेंटल, डेकोरेटेड, एक ही टाइप के वर्ड्स हैं। चलिए देखिए, समरी ये है कि ISC जो है ना, एक साइंस फेयर है, विज्ञान मेला है। भारत सरकार इसको करवाती है।
इसमें बड़े बड़े नोबेल लॉरेट्स को बुलाया जाता है, नोबेल जीतने वाले लोगों को, रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट को, पॉलिटिशियंस को। और इसको करवाता है भारत सरकार का एक मंत्रालय या एक डिपार्टमेंट, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत बार से हो रही है, 109वीं बार होने वाली थी इस साल, लेकिन इस साल दिक्कत ये हुई, DST जो है इसके अंडर में एक ऑटोनोमस एजेंसी है जिसका काम है इसको ऑर्गेनाइज करना। उस एजेंसी और DST के बीच में झगड़ा हो गया। DST ये कह रहा है कि ये एजेंसी जो है हमारे पैसे को मिसयूज़ करती है, और वो एजेंसी ये कह रही है कि हमने कोई मिसयूज़ नहीं किया, DST हमारे काम में टांग फंसाती है। तो इस चक्कर में हो क्या गया, अनसर्टेनिटी हो गई कि इस बार ये विज्ञान मेला लगेगा या नहीं लगेगा। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि लग भी गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ हो नहीं रहा पिछले 8-10 सालों से। आप नोबेल लॉरेट्स को बुलाते हो, हेक्टिक सा शेड्यूल होता है, स्कूल के कॉलेज के बच्चे आते हैं, कुछ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन जो पहले हुआ करती थी आजकल इसमें बंद हो गई है। तो ये अनसर्टेनिटी जो है ना, ये एक मौका है सरकार के लिए, जो वक्त मिला है 1-2 महीने का, जब तक ये हो ना जाए तब तक आप इवेल्युएट करें और जो इसमें कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। आज की टोन है एनालाइज करके बता रहा है इस कांग्रेस की यूटिलिटी को। चलिए आर्टिकल शुरू करते हैं। अब वो कमियां आपको बता देगा क्या क्या इसमें होती हैं। कह रहा है इंडियन साइंस कांग्रेस और द ISC is an annual event where a slice of the country's scientific community gathers to present and discuss research and communicate science। कह रहे जो ISC नाम का विज्ञान मेला है, इंडियन साइंस कांग्रेस इसका नाम है, ये कॉन्फ्रेंस है। कह रहा है एक एनुअल इवेंट है, साल में एक बार होने वाली चीज़ है। एनुअल मतलब एक साल में एक बार। कह रहा है जहाँ पे एक स्लाइस, जहाँ पे एक हिस्सा, जहाँ पे एक टुकड़ा, स्लाइस मतलब टुकड़ा, भारत की वैज्ञानिक समुदाय का, कंट्री की साइंटिफिक कम्युनिटी का, ये छोटा सा भाग, छोटा सा टुकड़ा, सेगमेंट जो है इकट्ठा होता है ताकि वो प्रेजेंट कर सके और डिस्कस कर सके रिसर्च को, और साथ ही साथ कम्युनिकेट कर सके, सबको बता सके साइंस के बारे में, साइंस में होने वाली नई नई हैपनिंग्स के बारे में। इंडियन साइंस कांग्रेस सब्जेक्ट है, कांग्रेस की वर्ब है इज, इट इज़ अ जो है एनुअल इवेंट, स्लाइस मतलब टुकड़ा या सेगमेंट, इसकी वर्ब है गैदर्स। चलिए ये गैदर होता है 2-3 काम करने के लिए, टू प्रेजेंट एंड डिस्कस रिसर्च एंड टू कम्युनिकेट साइंस। बात समझे, 2 चीज़ें आपने जोड़ रखी हैं यहाँ पे, प्रेजेंट एंड डिस्कस रिसर्च को करना है, और यहाँ भी टू लगा हुआ है, टू कम्युनिकेट वो करना है साइंस को। स्ट्रक्चर को समझोगे ना तो समझ में आएंगे वर्ड क्यों लगे हैं। यहाँ पे कम्युनिकेटेड लिखा होता तो आपको समझ नहीं आता। जिस बच्चे को स्ट्रक्चर समझ नहीं आई वो ये बता ही नहीं पाएगा कि कम्युनिकेटेड क्यों गलत है। इसलिए गलत है सर क्योंकि ये इन्फिनेटिव्स आपस में जुड़े हुए हैं, टू लग के, और यहाँ पे बेस फॉर्म का इस्तेमाल होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी इट हैज़ करेड प्रेस्टीज by having each edition inaugurated by the Prime Minister and often a Nobel laureate or two in attendance। कह रहा है जो ISC है ना, इसने करी किया प्रेस्टीज को। देखिए करी क्या होता है, आप करी घर पे बनाते हो ना, वो देखो जो भी सब्जी बनाते हो जो उसकी करी होती है, जो उसकी तरी होती है ना, उसको करी बोलते हैं अंग्रेजी में, सैलन या करी बोलते हैं। जैसे आपने छोले पनीर बनाया है, आलू मटर बनाया है, तो उसकी तरी होगी ना जो झोल, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में करी। और करी का मतलब होता है किसी चीज़ को जतन से बनाना, कुक करना। बहुत जतन से बनती है तरी तो अच्छी सी अगर टेस्टी सब्जी बनानी है। और करी प्रेस्टीज का मतलब होता है बहुत मुश्किल से जतन के साथ में प्रेस्टीज को करी करना, रेपुटेशन को, सम्मान को, प्रतिष्ठा को। कह रहा है ये ISC नाम का जो इवेंट है ना, इसने बड़े जहनो जतन के साथ में प्रेस्टीज को करी किया है। इसने बड़े जहन जतन के साथ में, है ना, अपनी प्रतिष्ठा को बनाया है। और कैसे, हैविंग ईच एडिशन इनॉग्रेटेड, हैव करके अपने हर एक एडिशन को इनॉग्रेट यानी कि स्टार्ट, कमेंस, और ये करवाया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो भी सिटिंग PM होता है। और ऑफ्टन कभी कभी एक नोबेल लॉरेट या एक से ज़्यादा 2 भी होते हैं अटेंडेंस में, इस अपनी उपस्थिति में, अपनी प्रेजेंस में। आई बात समझ में। तो इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इसका फीता काटते हैं, और 1-2 नोबेल प्राइज़ विनर जो हैं इंडिया के या बाहर से भी, उनको बुलाया जाता है। तो इसको बहुत प्रेस्टीज मिली हुई है, इट हैज़ करेड प्रेस्टीज। थोड़ा मुश्किल होगा पढ़ने में लेकिन ठीक है, स्ट्रक्चर समझ लो। इट आया फेयर के लिए, ISC के लिए, हैज़ करीड प्रेस्टीज इसकी वर्ब है, करी प्रेस्टीज आप समझ चुके हैं क्या लिखा हुआ है, क्या मीनिंग है। हैव यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ब है, हैव समथिंग डन बाय समवन। ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा, जो बच्चे ग्रामर कर चुके हैं बेसिक्स मेरे साथ, इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते हैं। बाकी आज वो शाम की वीडियो आएगी, देखना 5-7 मिनट की, उसमें ये पूरा समझा देंगे, एडिटोरियल कैसे पढ़ना है, ग्रामर कैसे करनी है ना। चलो कह रहा है जी बट अब ये देखना, एक करी प्रेस्टीज जो है ना, इसकी जगह एक आप कभी कभी एक और फ्रेज देखेंगे, लिख रहा हूँ यहाँ पे,
टू टू क्या लिख दिया यार, करी फेवर। ये कोलोकेशनल फ्रेज है, आज के क्विज में आपसे पूछा हुआ है। करी फेवर का मतलब होता है किसी के साथ बड़ी मेहनत करके अपना फेवर बनाना, किसी आदमी को अपने साथ में ले लेना, वो आपके लिए अच्छी अच्छी बात करे, आपका सपोर्ट करे, वो आपके फेवर में हो जाए। सो इफ़ यू करी फेवर विद मी, तो आप मेरे फेवरेट हो जाओगे, है ना, मैं आपको हेल्प करूंगा हर जगह। ऐसा आप इस जो है स्ट्रक्चर को याद रखें। क्विज में मैंने पूछी है आज के, करी के साथ में कौन सा वर्ड यूज होता है। कह रहा है जी, बट इन द पास्ट फ्यू ईयर्स द आईएससीज रेपुटेशन हैज़ बिन इन टैटस। कह रहे लेकिन पिछले कुछ सालों में आईएससी की जो रेपुटेशन है वो टैटर्स में रही है। टैटर्स क्या होते हैं? फटा कटा कपड़ा देखा होगा ना आपने, उधड़ा हुआ। तो रेपुटेशन भी उधड़ी सी हुई है, फटी कटी सी हुई है, टैटर्स में रही है ना, जैसे कपड़े होते हैं किसी के फटे हुए। और कब? आफ्टर इट ऑफर्ड itself as a platform for a few members of the scientific community to advance pseudo scientific claims। जब इसने ऑफर कर दिया अपने आप को एक प्लेटफॉर्म या मंच के जरिए, मंच की तरह, और कुछ मेंबर्स के लिए जो साइंटिफिक कम्युनिटी के हैं, ताकि वो एडवांस कर सकें, आगे बढ़ा सकें स्यूडो साइंटिफिक क्लेम्स को, ऐसे दावों को जो हैं तो वैज्ञानिक लेकिन वास्तव में वैज्ञानिक नहीं है ना। वो झोला छाप डॉक्टर वाले क्लेम्स नहीं होते, ये पत्ता खा लो तो ये हो जाएगा, ये बूटी खा लो तो ऐसे हो जाओगे आप। तो कुछ साइंटिफिक कम्युनिटी के लोगों को इसने एक प्लेटफॉर्म बना के दे दिया कि आप हर साल आकर के ये झोला छाप बातें यहाँ कर जाया करो, सूडो साइंटिफिक क्लेम यहाँ पे दे जाया करो। उसके बाद से इसकी जो है ना बड़ी खराब रही है छवि। और कह रहे पर्टिकुलरली दोज दैट डवटेल्ड टू हाइपर नेशनलिस्ट नैरेटिव इन अदर स्फीयर्स। कह रहे खास करके उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बना है, उन मेंबर्स के लिए, दोस्त के लिए जो डवटेल करते हैं, या उन क्लेम्स के लिए प्लेटफॉर्म बना है जो क्लेम्स डवटेल करते हैं। डवटेल करना यानी बहुत अच्छे से फिट होना, बहुत सूटेबल होना। वो क्लेम्स जो सूटेबल हैं या फिट हैं अति राष्ट्रवादी नैरेटिव्स के साथ में, कहानियों के साथ में, दूसरे स्फीयर्स में, दूसरे मामलों में, दूसरे डोमेन्स में। ठीक है, तो कुछ ऐसे साइंटिफिक, अब मैं यहां नाम लेना नहीं चाहूंगा, ठीक भी नहीं लगेगा, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, आप खुद ही सर्च करना। हाइपर नेशनलिस्ट बातें जो है इसके अंदर आप 2015-16 में होती हुई देखेंगे। रेपुटेशन सब्जेक्ट है, हैज़ बिन इसकी वर्ब है, इट की वर्ब है ऑफर्ड। इट आया है इस एजेंसी के लिए, इस कांग्रेस के लिए, ये इस विज्ञान मेले के लिए। दैट आया है क्लेम्स के लिए, वो क्लेम्स जो डवटेल करते हैं। डवटेल का मतलब होता है एकदम फिक्स हो जाना, फिट हो जाना। इतनी ही जगह है और इसी के अंदर आप बैठ जाएं तो आप डवटेल करेंगे उस जगह को, एकदम सूटेबल या फिट होंगे जब जहाँ पे आप लोग डवटेल करेंगे। तो ऐसे क्लेम्स यहाँ पे होते हैं जो हाइपर नेशनलिस्ट लोगों को बड़े अच्छे लगेंगे सुनने में। नैरेटिव आप समझते हैं, कहानी। स्फीयर का मतलब होता है डोमेन या दायरा। चलिए, कह रहा जी, नाउ द आईसीज 109th edition, originally to be held in Lucknow University in 2024, has been cast in doubt after the university pulled out citing an ongoing dispute। कह रहा है जी अब क्या हुआ, इस साल तो और ही कंट्रोवर्सी बढ़ गई। जब ये 109वीं बार होना था 2023 में, जो ओरिजिनली हेल्ड किया जाना था, टू बी हेल्ड पैसिव इन्फिनेटिव है, जिसको ऑर्गेनाइज किया जाना था 109वें एडिशन को, जो होल्ड किया जाना था लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2024 में, अगले साल। कह रहा है ये जो एडिशन है ना, ये हैज़ बीन कास्ट है डाउट में। इस एडिशन को कास्ट कर दिया गया है, डाल दिया गया है, फेंक दिया गया है डाउट में, यानी समझ गए ना, डाउट यानी क्या होता है, शक। कास्ट डाउट, कास्ट चैलेंज, कास्ट सस्पिशन, कास्ट क्वेश्चन, किसी चीज़ पे डाउट, चैलेंज, सस्पिशन को डालना, तो इस पे डाल दिया गया है डाउट को। और कब? जब यूनिवर्सिटी ने, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने पुल आउट कर लिया, विड्रॉ कर लिया, साइड करते हुए, हवाला देते हुए एक चल रहे डिस्प्यूट का, झगड़े का। और ये झगड़ा किस किस के बीच में है? दो एजेंसीज के बीच में है, बिटवीन लगा के बता रहा है। बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या DST, a significant source of funds for the event, and the ISC Association, the autonomous body under the DST that organizes it। ये झगड़ा चल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच में, और ये चल रहा है उसका ISC नाम की ऑर्गेनाइजेशन के, एसोसिएशन के साथ। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये सबसे बड़ा सोर्स ऑफ फंड है इस इवेंट के लिए, यही सारा पैसा देता है इसको करवाने का। और ISC जो है ये इसी डिपार्टमेंट के नीचे एक ऑटोनोमस बॉडी है, आज़ाद संस्था है, जो ऑर्गेनाइज करती है इस इवेंट को, जो पूरा मैनेजमेंट करती है। समझ गए? तो इसने बोला, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने, भाई हम तो नहीं करवाएंगे, झगड़े में हम नहीं पड़ना चाहते, पहले सरकार और अपनी ऑटोनोमस बॉडी आपस में समझें, सुलझें, इस मामले को सुलझाएं, उसके बाद ही हम यहाँ पे करवा पाएंगे। एडिशन की वर्ब है हैज़ बीन।
कास्ट इन डाउट, यहाँ पे कास्ट V3 है, एडजेक्टिव है। द एडिशन हैज़ बीन कास्ट इन डाउट, एडिशन पे डाउट पड़े हुए हैं, कास्ट हुए हुए हैं। यूनिवर्सिटी की वर्ब है पुल्ड आउट, पुल आउट करना यानी किसी चीज़ से विड्रॉ करना, बाहर निकल जाना। बिटवीन एंड लगा करके आप दो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, तो ये डिस्प्यूट है बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड द ISC एसोसिएशन। कह रहे द एसोसिएशन देन पिक्ड LPU और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इन जालंधर टू होस्ट इट। कह रहा फिर क्या हुआ, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जब मना किया तो फिर इस DST नाम की जो ISC नाम की जो एसोसिएशन है, इसने चुनाव कर लिया, पिक कर लिया, चूज कर लिया LPU नाम की यूनिवर्सिटी को जालंधर में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, और ताकि ये होस्ट कर सकें इस इवेंट को वहाँ पे। कह रहे बट द डिसीजन ड्रू द DST's आयर। कह रहे लेकिन इस डिसीजन ने ड्रॉ किया, इस डिसीजन ने इंसाइट या इवोक किया या निकाला DST के गुस्से को, आयर को या चिढ़ को। आयर होता है आपका एंगर या अनॉयंस। इस डिसीजन की वजह से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा गुस्सा आया। ये हम मना कर रहे हैं मत करवाओ, आप ठीक से नहीं करवा पाते और आप बार बार जो है अलग अलग लोकेशन पे करवा रहे हो, तो उनको और गुस्सा आया। और इसमें क्या आया, इंक्लूडिंग एन अनस्पेसिफिक एलिगेशन ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज ऑन द एसोसिएशंस पार्ट। कह रहे जिसमें एक अनस्पेसिफिक एलिगेशन भी शामिल है, एक बिना किसी स्पेसिफिसिटी के साथ में एक आरोप भी शामिल है। स्पेसिफिक नहीं है, बताया नहीं गया कहाँ पे किस जगह पे है, लेकिन आरोप लगाया गया है। और यह है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का, पैसे की धांधली का एसोसिएशन की तरफ से ऑन द एसोसिएशंस पार्ट। तो सरकार जो है अपनी ही एक ऑटोनोमस एजेंसी के खिलाफ खड़ी है कि आप जो है हमसे पैसा लेते हो और ऑटोनोमस होने के नाते उस पैसे का दुरुपयोग करते हो, उसको मिसयूज करते हो। एसोसिएशन की वर्ब है पिक्ड, डिसीजन की वर्ब है ड्रू। ड्रो आयर का मतलब होता है गुस्से को भड़काना। ड्रो एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ में आप कई सारे कोलोकेटरी वर्ड्स देखोगे, जैसे ड्रो अ वेपन, ड्रो अ पिक्चर। पिक्चर ड्रॉ करने का मतलब है तस्वीर की ड्राइंग करना। ड्रॉ अ वेपन का मतलब है जेब में से किसी हथियार को निकालना, ड्रॉ अ पिस्टल, ड्रॉ अ गन, ड्रॉ अ नाइफ। और ड्रॉ आयर का मतलब होता है किसी के गुस्से को भड़काना। तीनों वर्ड्स याद रखना, ड्रॉ के साथ में कोलोकेशन बनाते हैं, क्लोज टेस्ट में बहुत काम आएंगे। ठीक है, ड्रॉ अ पिक्चर, ड्रॉ अ वेपन और ड्रॉ समवंस एंगर या आयर। चलो, ये चीज़ें आपको बहुत रीडिंग और रिसर्च कर लोगे, नोट्स बनेंगे तब आएंगी। कोशिश यही कर रहे हैं कि पका पकाया मिल जाए आपको, है ना। करेक्ट, देन लवली पुल्ड आउट एज वेल इवन एज द एसोसिएशन वेंट टू कोर्ट अगेंस्ट द DST साइटिंग गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। कह रहे फिर लवली ने भी मना बोल दिया, पुल आउट कर लिया एज वेल। कह रहा है यहाँ तक कि जब एसोसिएशन चली गई कोर्ट, वेंट टू कोर्ट चली गई अगेंस्ट द DSC, सरकार के इस डिपार्टमेंट के खिलाफ, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के खिलाफ। और कैसे गई, साइड करते हुए, हवाला करते हुए, देते हुए सरकार की दखल अंदाजी का इसके कामकाज में। तो लवली की वर्ब है पुल्ड, पुल आउट करना अगेन जानते हैं आप, विड्रॉ करना, किसी मामले से हाथ खींचना। एसोसिएशन की वर्ब है वेंट। कह रहा है द एसोसिएशन हैज़ ऑल्सो पब्लिश्ड अ नोटिस सीकिंग द इंटरेस्ट ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज़। इस एसोसिएशन ने पब्लिश कर दिया है एक नोटिस को भी, सीख करते हुए इंटरेस्ट को दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के। और क्यों, टू होस्ट द 2024 इवेंट, इस 2024 के इवेंट को होस्ट करने के लिए। एंड हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी टू फाइंड अ न्यू वेन्यू, और इसने कॉन्स्टिट्यूट भी कर दिया है, बना भी दिया है कमेटी को, नया वेन्यू, नया प्लेस या नई जगह को फाइंड करने के लिए। तो ये एसोसिएशन बड़ी उतारू है करवाने के लिए इस फेयर को, सरकार नहीं करवाना चाह रही है ना। तो इसने और यूनिवर्सिटीज़ में अपनी एडवर्टीजमेंट दे दी कि किसी को भी करवाना हो तो बताओ हमें, पर हो नहीं पा रहा है। एसोसिएशन समझ गए हैं आप, एसोसिएशन की वर्ब है हैज़ पब्लिश्ड, दूसरी वर्ब है हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड। कॉन्स्टिट्यूट करना यानी किसी चीज़ को, कमेटी को, मीटिंग को, है ना, इस तरह की टीम वीम को बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जी, द पॉज इन द ISC शेड्यूल इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू कंसिडर द रेलिवेंस ऑफ द ISC। कह रहे जो पॉज आया है ना, ब्रेक आया है ISC के शेड्यूल में, लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं करवा रही, लवली ने ही मना बोल दिया और कोई आगे आ नहीं रहा, कोर्ट केस हो गया। तो ये जो पॉज सा, ब्रेक सा आपको मिला है इस साल, ये एक मौका है आपके लिए। और क्यों, कि आप कंसीडर करें रेलेवेंस को, अप्रोप्रिएटनेस को या रिलेटेड होने की क्वालिटी को इस ISC नाम के साइंस फेयर की। ये कितना रेलेवेंट है आज के हिसाब से, कितना रिलेटेड है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा देखें। ऐसा तो नहीं है आप 2023 में कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो 1995 के बाद करने की जरूरत नहीं थी, है ना। पॉज की वर्ब है, पॉज की वर्ब है इस। करें ऑफ कोर्स सम रेप्यूटेड साइंटिस्ट
have called the post 2014 event a circus that is deleterious to the cause of science in India। कह रहा है ये बात भी ऑफ कोर्स है ही, कुछ जाने माने वैज्ञानिकों ने कॉल किया है, बुलाया है 2014 के बाद के जितने भी इवेंट हुए हैं, 2014 के बाद वाले इवेंट को एक सर्कस। 2014 में जो इलेक्शंस हुए थे, ये जो सरकार आई है, इस सरकार ने जब ये इवेंट पहली बार करवाया था तो कुछ जाने माने वैज्ञानिकों ने ये बोला था भारत के कि ये तो एक सर्कस करवा रहे हैं। और ये सर्कस कैसे हो रही है? ये सर्कस वो है जो डेलिटेरियस है, इंजुरियस है, जो है हार्मफुल है, डिसएडवांटेजियस है इस कॉज के लिए, इस मकसद के लिए जो है साइंस का, विज्ञान का भारत में। कह रहे ये बात तो है ही, ये बात तो थी। कह रहे सो द अनसर्टेनिटी मे नॉट बॉदर देम, इसलिए जो अनसर्टेनिटी है इस साल इवेंट के ना होने की, हो सकता है वो इनको बॉदर ही ना करे। वैज्ञानिक लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, जो रियल साइंटिस्ट हैं वो आने नहीं चाहते इसमें, तो हो सकता है उनको कुछ भी फर्क ना पड़े, हो या ना हो। बात आई समझ में? बॉदर करना है ना, परेशान करना, तो ये चीज़ हो सकता है इनको परेशान ना कर रही हो। साइंटिस्ट की वो है कॉल्ड, इन्होंने कॉल किया इसको सर्कस, इन्होंने नाम दे दिया इसको 2014 वाली जो है कॉन्फ्रेंस को सर्कस। दैट की वर्ब है इज डेलिटेरियस, हार्मफुल, सभी अपने बाद टू लेंगे, जिसके लिए भी आप हार्मफुल है टू लगा के बताएं। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, इसकी वर्ब है मे नॉट बॉदर। कह रहा बट द ISC ऑल्सो होस्ट थाउजेंड्स ऑफ स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स एवरी ईयर। कह रहे लेकिन इसका एक एस्पेक्ट और भी है, ये जो फेयर है साइंस फेयर ISC, ये होस्ट भी करता है हजारों स्कूलों और कॉलेज के बच्चों को हर साल, उनको भी तो बुलाता है अपनी कॉन्फ्रेंस में। एज वेल एज सम टॉक्स बाय रिसर्चर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू लर्निंग एंड अवेयरनेस, और साथ ही साथ कुछ टॉक्स भी ऑर्गेनाइज करता है, होस्ट करता है, बातचीत या डिस्कशंस को भी रिसर्चर्स के द्वारा। और ये वो सारी टॉक्स होती हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं सीखने, सिखाने और जागरूकता में, लर्निंग में और अवेयरनेस में। तो ये बात ना भूलें कि ये नुकसान इस साल हमें ज़रूर होगा अगर ISC नहीं हुई। स्कूलों के, कॉलेजेस के बच्चे आते हैं, इन टॉक्स को सुनते हैं, साइंस में इंटरेस्ट पैदा होता है ना। ISC की वर्ब है होस्ट, ये होस्ट करता है दो चीज़ों को, इट होस्ट थाउजेंड्स ऑफ स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स एंड या एज वेल एज इट होस्ट सम टॉक्स। बच्चों को होस्ट करना यानी बच्चों को बुलाना, और टॉक्स को होस्ट करना यानी बातचीत को, डिस्कशंस को ऑर्गेनाइज करना। कह रहे जी दिस इज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज अ प्ली टू थ्रो अवे ओनली द बाथ वाटर नॉट द बेबी। कह रहा है ये उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्ली नहीं है। प्ली का मतलब होता है जी अपील या रिक्वेस्ट, किसी से जो है अर्जी, है ना। और स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है सीधी सादी या डायरेक्ट। कह रहा है ये उतनी भी डायरेक्ट अर्जी एक है नहीं, और किस चीज़ की, थ्रो अवे करने की, सिर्फ बाथ वाटर को, ना कि बच्चे को। देखो इंग्लिश में एक इडियम है, थ्रो अवे द बेबी अलॉन्ग विद बाथ वाटर। इसका मतलब क्या है? बच्चे को सर्दी में नहलाया बाथ वाटर के अंदर, है ना, एक बाथ टब के अंदर पानी डाला, गर्म पानी डाला और बच्चे को नहलाया, और फिर नहला करके पानी फेंकना था, बच्चे को भी पानी के साथ फेंक दिया, तो आपने उस बच्चे का नुकसान कर दिया ना भाई। उससे अच्छा तो उसको नहलाता ही नहीं, नहलाया और अपनी बेवकूफ़ी की वजह से पानी फेंका और पानी के साथ में बच्चे को भी फेंक दिया। इसको बोलते हैं थ्रो अवे द बेबी अलॉन्ग विद बाथ वाटर, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं लेने के देने कर देना, लेना था किसी से लेकिन देनदार बन गए। तो कह रहा है ये उतनी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्ली नहीं है कि जिसमें आप बुराइयों को छोड़ दें और अच्छाइयों को बचा करके रख लें, ऐसा नहीं है। इसमें अच्छाइयाँ बची बहुत कम है, बुराइयाँ बची हैं। आप क्या क्या निकालोगे और क्या क्या फेंकोगे, समझ पाए? अब बुराइयाँ आपको बता देगा आगे। सेंटेंस समझा पाया या नहीं समझा पाया? ये ईडियम याद रखना, थ्रो अवे द बेबी अलॉन्ग विद द बाथ वाटर, है ना, लेने के देने कर देना। कह रहा है बुराइयां ये है, द ISC इज इटसेल्फ फ्लॉड विद इट्स ऑक्यूलर चॉइस ऑफ स्पीकर्स, डिसजॉइंटेड एजेंडा एंड हेक्टिक शेड्यूल नॉट फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल इंगेजमेंट। कह रहा है द ISC जो है ये इटसेल्फ यानी खुद ही फ्लॉड है। देखिए फ्लॉ मतलब कमी, फ्लॉ मतलब कमी, फ्लॉड मतलब कमियों से भरा हुआ। ISC खुद ही भरा हुआ है कमियों से। और कैसे? ऑक्यूलर चॉइस ऑफ स्पीकर्स के साथ में ऐसे स्पीकर्स को चूज़ किया जाता है ISC के लिए जो ऑक्यूलर है, ओरेकुलर है। समझ में नहीं आएगा आपको, फ्यूचर के कुछ इंडिकेशंस मिलेंगे लेकिन वो छुपी हुई बातें होंगी, आपको चॉइस को देख करके पता नहीं लगेगा कि स्पीकर को क्यों बुलाया है। डिसजॉइंटेड एजेंडा होगा, एजेंडा में कोई भी कोहेरेंस नहीं होगी, कोई भी लॉजिक नहीं होगा, है ना। कभी किसी को बुला लिया, कभी कुछ कर दिया, कभी आगे कभी पीछे। और शेड्यूल बड़ा हेक्टिक होगा, बड़ा भागदौड़ भरा होगा, कोई भी फैसिलिटेट ना करता हुआ किसी भी सार्थक बातचीत को, इंगेजमेंट को, डिस्कशन को। तो ये होता है ISC के अंदर। फ्लॉड यहाँ पे एडजेक्टिव है, कमियों से भरा के लिए आप यूज़ करते हैं इस वर्ड को, फ्लॉड को। ओरेकुलर आप समझ गए हैं, है ना, जिसमें कुछ हिडन मीनिंग हो। हेक्टिक यानी बड़ा भाग वाला, केओटिक या
बिजी। कह रहा है द सिंस 2015 द इंडियन गवर्नमेंट हैज ऑल्सो बीन रूटिंग फॉर द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, एन इवेंट पुट टुगेदर बाय द मिनिस्ट्रीज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑफ अर्थ साइंसेस। कह रहा फिर एक 2015 से इंडियन गवर्नमेंट भी रूट फॉर कर रही है। रूट फॉर करना, किसी की जड़ बन के सपोर्ट करना, चीयर करना। भारत सरकार भी पूरा सपोर्ट दिखा रही है। और किसके लिए? एक नए साइंस फेयर के लिए जिसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेयर। आईसी को भूल के सरकार किसी और चीज़ की तरफ जो है, समझ गए ना, कर रही है। कह रहा है ये एक ऐसा इवेंट है, नया वाला साइंस फेस्टिवल, जो पुट टुगेदर किया गया है, जिसको जोड़ तोड़ करके बनाया गया है। पुट टुगेदर करना, चीज़ों को जोड़ तोड़ करके अरेंज करना। और ये पुट टुगेदर किया गया है, अरेंज किया गया है इन दोनों डिपार्टमेंट्स के द्वारा, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस, और इसके द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और फिर विजनान भारती नाम की एक संस्था के द्वारा भी, एंड आउटफिट कनेक्टेड टू द संघ परिवार, जो कि एक आउटफिट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जुड़ी हुई है आरएसएस से, संघ परिवार से। तो इसकी तरफ सरकार जो है ज़्यादा जो है 2015 से फोकस कर रही है, इस पुराने वाले साइंस फेयर को छोड़ के। तो इंडियन गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ बीन रूटिंग फॉर। रूट फॉर करना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, चीयर करना। ये काम 2015 से हो रहा है, आज भी हो रहा है, इसलिए इस्तेमाल किया गया है पीपीसी का प्रेजेंट जो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, हैज़ बिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ध्यान दिया करो टेंस का, ये पीपीसी और परफेक्ट जहाँ भी मिले है ना, इनको आप अलग से थोड़ा सा फोकस डाल के देखा करो क्यों लगाए गए हैं। पुट टुगेदर करना, चीज़ों को जोड़ना, बनाना। आउटफिट का मतलब होता है संस्था या ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है इन इफेक्ट व्हाट द आईसी शुड बिकम इज एन इंडिपेंडेंट, मोर फ्रीक्वेंट एंड मोर कोहेरेंट इवेंट। कह रहा है अगर असरदार तरीके से देखा जाए, इफेक्ट देखा जाए, तो क्या बनना चाहिए जो आईसीसी है, आईएससी है उसको? व्हाट द आईएससी शुड बिकम। वर्ड मतलब क्या? आईएससी शुड बिकम मतलब आईएससी को बनना चाहिए। कह रहा है वो चीज़ है इज, वर्ड आईएससी शुड बिकम इज एक आज़ाद, बार बार होने वाला और ज़्यादा कोहेरेंट, ज़्यादा जो है लॉजिकल या रीजनेबल इवेंट। और ये कब होगा सारा? आफ्टर अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ व्हाट द नेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी इंक्लूडिंग इट्स मेंबर्स इन प्राइवेट सेक्टर ऑफर्स टू ब्रिंग टू द टेबल। और ये तभी होगा जब एक क्रिटिकल अप्रेजल होगा, बहुत ही गंभीरता के साथ में जायज़ा होगा, पुनर्विचार होगा, इवेल्युएशन होगा। और किस चीज़ का? जो चीज़ साइंटिफिक कम्युनिटी जिसमें शामिल हैं इसके प्राइवेट सेक्टर के मेंबर्स भी, वो ऑफ़र करती है ब्रिंग टू द टेबल करने को, इस फेयर के अंदर जो है लेकर के आने को। ब्रिंग समथिंग टू द टेबल मतलब किसी चीज़ को ऑफ़र करना, सबके सामने रखना। तो पूरा साइंटिफिक कम्युनिटी को बुलाओ, प्राइवेट सेक्टर से भी साइंटिस्ट को बुलाओ और उनसे पूछो आप क्या इसमें ऑफ़र कर सकते हो। उसको क्रिटिकली अप्राइज करो, उसको ढंग से इवेल्युएट करो। उसके बाद इनकी मदद से इस आईएससी को एक लॉजिकल, इंडिपेंडेंट और फ्रीक्वेंट इवेंट बनाओ, साल में 4 बार करवाओ, मीनिंगफुल तरीके से करवाओ, सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हो। आई बात समझ में? ऐसे नहीं है सरकार बुला रही है, एक नेता को बुला लिया, वो भाषण कर रहा है और साल में एक बार हो रहा है। वर्ड की वर्ब है इस, आईएससी की वर्ब है शुड बिकम, नेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी की वर्ब है ऑफर्स। ब्रिंग टू द टेबल का मतलब होता है किसी चीज़ को सबके सामने ऑफर करना, है ना, अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करना। टेबल पे सब बैठे हैं, आप टेबल पे क्या लेकर के आए हो? यू ब्रिंग समथिंग टू द टेबल। कह रहा है जी एवरीथिंग एल्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एंड नोबल लॉरेट्स इज ऑर्नामेंटल। कह रहा है ये करवाना है तो करवाओ, बाकी सब चीज़ जिसमें तुम पॉलिटिकल लीडर्स बुलाते हो, पीएम को, सीएम को बुलाते हो, जिसमें नोबेल लॉरेट्स भी शामिल हैं, उनको भी बुला लेते हो, वो सब चीज़ें ऑर्नामेंटल हैं, दिखावटी हैं, डेकोरेटिव हैं, या वो क्या है? एम्बेलिश्ड है। ऑर्नामेंट, एम्बेलिशमेंट, याद है ना सारा वर्ड? तो बाकी सब दिखावा है, वो डेकोरेशन बाद में कर लेना, काम की चीज़ जो है करवाना शुरू करो। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। एवरीथिंग की वर्ब है इज, एवरीथिंग, एवरीथिंग एक जो है सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। एनीथिंग, एवरीथिंग हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेता है। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, उस पर ले चलते हैं आपको फटाफट, वो भी दिखा देते हैं। आपसे 2-3 दिन पहले मैंने पूछा था डिस्कस वर्ब अपने बाद में ऑन या अबाउट लेगी या नहीं लेगी, ठीक है। और उस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समझाया भी था कि डिस्कस के बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, ये वर्ब ट्रांजिटिव है। हाँ, डिस्कशन नाम का नाउन जो है, डिस्कशन नाम का नाउन जो है वो अपने बाद में ऑन या ओवर ले लेता है ना, अबाउट ले लेता है, ऑन ले लेता है, ओवर ले लेता है। वो कॉन्सेप्ट तो आपको याद ही है। अब उसी कॉन्सेप्ट को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एक और कॉन्सेप्ट से। इंग्लिश में सारी ऐसी वर्ब्स हैं जो हमेशा अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट रखेंगी।
अगर ऑब्जेक्ट ना मिले तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाए ऑब्जेक्ट देने के लिए। ये वर्ब्स हैं इंट्रोड्यूस, सेटिस्फाई, इंजॉय, अवेल, प्राइड, प्रोस्ट्रेट, प्रमोट, एब्सेंट, प्रेजेंट, हर्ट और डिस्कस। ज़्यादातर वर्ब्स के मीनिंग आपको पता होंगे। एक वर्ब का नहीं पता है, प्रोस्ट्रेट का। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है सर झुकाना या झुकाना, खुद को झुकाना, है ना। जहाँ पना के आगे सर झुकाते हैं तो आप प्रोस्ट्रेट करते हैं। भगवान के मंदिर में, गुरुद्वारे में अगर माथा टेकते हैं तो प्रोस्ट्रेट करते हैं। बाकी के मीनिंग आपको पता ही है सबके। ये 8-10 वर्ब दिमाग में बिठा लो, क्वेश्चंस बनेंगे ऐसे। वी इंजॉयड आवर हॉलीडे और वी इंजॉयड ड्यूरिंग आवर हॉलीडे। पहला सेंटेंस सही है, दूसरा सेंटेंस गलत है। कैसे गलत है भाई? इंजॉय वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हुआ था हॉलीडे नाम का ये नाउन, जो कि जरूरी था, देना भी था। इस रूल के हिसाब से इन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे इंजॉयड वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद ड्यूरिंग प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है आवर हॉलीडे। तो इस केस में वी के हिसाब से आपको एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा अपनी जेब से, और वो ऑब्जेक्ट होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवरसेल्व्स। समझ पाए इस बात को? अगर आई होता तो माई सेल्फ, यू होता तो योर सेल्फ्स या योर सेल्फ, ही होता तो हिम सेल्फ, शी होता तो हर सेल्फ। तो आपको एक ना एक जो है ना ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा। अगर इन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट ना मिला हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप जो है जरूर से यूज़ करें। द चेयरमैन इंट्रोड्यूस्ड हिज बिजनेस पार्टनर्स ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। द चेयरमैन इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। पहला सेंटेंस सही, दूसरा गलत। फर्स्ट सेंटेंस में उसने इंट्रोड्यूस किया अपने बिजनेस पार्टनर्स को, ऑब्जेक्ट मिल गया इंट्रोड्यूस वर्ब को। सेकंड जो है सेंटेंस में आपने सीधे प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट रखा है, इंट्रोड्यूस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा। तो क्या करेंगे? चेयरमैन के हिसाब से लगा दूंगा इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। ठीक है, बस रिफ्लेक्सिव लगवाते जाओ। द कमेटी डिस्कस्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इजराइल हमास वॉर। कमेटी ने डिस्कस किया इम्पैक्ट को इजराइल हमास वॉर के। डिस्कस वर्ब को आपको अबाउट या ऑन या ओवर कोई प्रपोजिशन देनी नहीं है, सीधे यहाँ से निकाल दो। ये इम्पैक्ट जो है अपने आप इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। शी हर्टेड बैडली इन द एक्सीडेंट। वो चोटिल हो गई, हर्ट हो गई एक्सीडेंट में बहुत बुरे से। यहाँ पे हर्टेड के बाद में ये देखो, हर्टेड तो गलत है। हर्ट वर्ब की V1 V2 V3 हर्ट रहती है, आपको पता ही है, पता है ना। और हर्ट वर्ब को ऑब्जेक्ट भी देना होगा, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ, तो आप यहाँ लिखेंगे शी हर्ट हरसेल्फ। ठीक है, मान लो बैडली निकाल दो तो आगे तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन को आप निकाल नहीं सकते। शी हर्ट द एक्सीडेंट, उसने एक्सीडेंट को हर्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इन द एक्सीडेंट तो लिखना ही पड़ेगा। तो फिर आपको यहाँ पे हरसेल्फ लगाना पड़ेगा, ताकि जिसको हर्ट किया गया वो भी लिखा जाए। ही प्रेजेंटेड एट द डॉक्टर्स क्लिनिक एट 9:30 AM। वो हाजिर हो गया डॉक्टर के क्लिनिक पे सुबह 9:30 बजे, एज अरेंज्ड, जैसा कि अरेंजमेंट था। तो यहाँ पे प्रेजेंटेड के बाद में आपको लिखना पड़ेगा जिसको प्रेजेंट किया है, ही के हिसाब से हिमसेल्फ। बहुत ही कॉमन सा और प्यारा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वर्ब्स आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के क्विज में कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया है। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को, अब आएंगे अपने क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने 109वें एडिशन को ISC के वहां से पुल आउट या विड्रॉ क्यों किया? क्या दिक्कत थी लखनऊ यूनिवर्सिटी को जो उसने बोल दिया कि हम तो नहीं करवाएंगे इस साल का? बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, जिसने आर्टिकल पढ़ा है देखते ही बता देगा। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाला है, वहां से मैच कर लेना, है ना। सिंपल ही है ना इसका, तो इस पर तो ज़्यादा कुछ है नहीं। सेकंड में पूछा है जी, एक क्रिटिकल अप्रेजल हो जाए नेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी का, तो उसके बाद में इस ISC नाम के साइंस फेयर को, विज्ञान मेले को क्या बन जाना चाहिए? पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बन जाना चाहिए, मोर फ्रीक्वेंट और कोहेरेंट इवेंट बनना चाहिए, एक मंच बन जाना चाहिए नोबेल लॉरेट्स के लिए, या एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव बन जाना चाहिए? बहुत ईजी क्वेश्चन। अपना आंसर चूज करके फर्स्ट कमेंट से नीचे जाओ, पिन कमेंट में मेरा आंसर है, वहां से मैच करो। ठीक है, मैच द कॉलम्स पे आ जाओ। 4 क्वेश्चन हैं। एनिग्मेटिक का मीनिंग क्या होता है भाई? ओरेकुलर होता है क्या? डाउटेल का मतलब होता है एग्रेंडाइज। रूट 4 का मतलब होता है फिट। ऐसे जोड़ करके इन चारों को मैच कर लेना। थोड़ा मेंटल एक्सरसाइज करो, बहुत इजी है ये। इसमें मिलेंगे आपको 3 क्वेश्चंस कोलोकेशंस के। डेलेटेरियस के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन फिक्स्ड होगा? टू, फॉर या एट। करी के साथ में कौन सा वर्ड लगा सकते हो? डवटेल लगा सकते हो, प्ली लगा सकते हो, या फेवर लगा सकते हो। और ड्रॉ किस चीज़ को किया जा सकता है? ड्रॉ करने के लिए 3-4 वर्ड मैंने आपको बताए थे। ड्रॉ को वेपन कर सकते हो, या ड्रॉ पिक्चर कर सकते हो, या ड्रॉ ऑयर कर सकते हो, या ड्रॉ ऑल कर सकते हो। आपको लगता है ये तीनों ही हो जाएंगे, तो ड्रॉ ऑल आपका आंसर है। 10वें 11वें में 2 एरर्स हैं। पहली एरर आपको मिलेंगी इस फ्रेज में,
अच्छे से फ्रेज आपको करवाया था, ब्रिंग समथिंग, कौन सी टेबल पे देख लेना। और दूसरी एरर आपको मिल सकती है इस वर्ब के आसपास, ठीक है। खास वर्ब्स हैं जो अपने बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट लेती हैं। तो दोनों एरर्स को ढूंढना है, सही करना है, मेरे आंसर से मैच करके बताना आउट ऑफ 11 कितने मार्क्स मिले आपको। कल की क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। अंटिल देन